हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन में। हमारा आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप सब जानते होंगे कि सीटेट के दो पेपर के एग्जाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए होता है। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसे हम शॉर्ट में ईवीएस भी कहते हैं। और अगर हम ईवीएस को दो पार्ट्स में बांटें तो इसका फर्स्ट पार्ट इस बुक के जो कंटेंट्स होते हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेकंड पार्ट में ईवीएस का पेडागॉगिक से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और ये जो पेपर है ईवीएस का वो टोटल 30 मार्क्स का होता है। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि सीटेट पेपर 1 में जो ईवीएस का पार्ट है वो एक बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है। अगर आप इसके कंटेंट्स को साथ ही इसके पेडागॉगी को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं तो आप मैक्सिमम 30 मार्क्स में से 25 प्लस तो आसानी से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि अगर आप सबने अभी तक मेरे चैनल एसएस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और वीडियो पूरा देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ईवीएस की बुक है उसकी विशेषताओं पर गौर करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि ईवीएस की जो बुक है उसको बाल केंद्रित तरीके से लिखी जानी चाहिए। बाल केंद्रित मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड कहने का मतलब है कि बुक में जो भी बातें लिखी जाएंगी वो बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी जानी चाहिए। और यहाँ पर जो टीचर होंगे वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर्स के रूप में एक रोल अदा करेंगे। दैट मीन्स कि जो भी बच्चों को सीखना हो, बच्चों को जानना हो, वो उन्हें सिर्फ हेल्प प्रोवाइड कराएंगे, बाकी बच्चे खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि बच्चों को स्वयं खोज करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी कि जो टीचर्स यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, सबसे पहली बात आप ध्यान में ये रखिए कि ये ईवीएस की जो बुक है वो क्लास 3 से स्टार्ट होती है, क्लास 3, 4, 5 के लिए। तो क्लास 3 के बच्चे जो होंगे वो काफी उम्र में छोटे होते हैं और इस एज के बच्चों को उनके आसपास के वातावरण के बारे में प्लेवे मेथड से सिखाना चाहिए। यानी उन्हें खेल खेल में खोज करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी कि वो स्वयं अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने आसपास के वातावरण के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। रटने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। यानी कि बच्चों में, खासकर इस एज के बच्चों में रटने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 भी यही करता है कि वो इस बात पर जोर देता है कि बच्चों में रटने की प्रवृत्ति ना हो, बल्कि करके सीखने की प्रवृत्ति उनमें विकसित करनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक यानी बुक्स का प्रेजेंटेशन कहानी, नाटक, पहेली या फिर एक्टिविटीज के थ्रू उनका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। दैट मीन्स कि बच्चे आपस में मिलकर या फिर टीचर्स उन्हें कहानी सुनाकर उनके अंदर ज्ञान का विकास करना चाहिए। या फिर हम नाटक करके भी उन्हें नई नई चीजें सिखा सकते हैं, पहेलियों के द्वारा, या खुद भी एक्टिविटीज करके और बच्चों से भी एक्टिविटीज कराकर उनमें ज्ञान का विकास किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों में परिभाषाओं यानी डेफिनेशंस, सूत्रों, नियमों या फिर अमूर्त संप्रत्ययों, वर्णन इत्यादि को स्थान नहीं दिया गया है, बल्कि यह बच्चों को प्रश्न करने, अन्वेषण करने, प्रयोग करने तथा करके सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि ऊपर इस बात को मेंशन कर दिया गया है कि इस ईवीएस की पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों को रटने की आदत ना पड़े। तो अगर हम बच्चों को खुद से चीजों को समझने के लिए या नई नए ज्ञान को सीखने के लिए स्वयं खोज करने का अवसर प्रदान करेंगे, उन्हें
कहानियों के द्वारा, नाटकों के द्वारा या फिर एक्टिविटीज के थ्रू उन्हें ऐसा माहौल प्रोवाइड कराएंगे जहां पर वो खुद से ज्ञान का निर्माण कर सकें। यहाँ पर किसी भी तरह की परिभाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही किसी प्रकार के सूत्रों का इस्तेमाल किया गया है। इन सारी चीजों को बच्चों से दूर रखा गया है। साथ ही बच्चों के सामने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है जहां पर बच्चे सवाल कर सकें। नई नई चीजों को समझने के लिए वो अपने टीचर से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि ईवीएस का जो बुक है उसे पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के अंतर संबंधों को समझने तथा पता लगाने की क्षमता का विकास करना है उनमें। यानी कि बच्चों के आसपास का जो नेचर है, जो भी उसकी सोसाइटी है और जो भी कल्चर है, या फिर हम इन्वायरमेंट की बात कर लें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए तथा इनके बारे में पता लगाने के लिए हमें स्टूडेंट्स के अंदर वैसी क्षमताओं का विकास करना चाहिए। अमूर्तता के बजाय दैनिक जीवन के घटनाओं एवं परिस्थितियों के आधार पर समझ का विकास करना। दैट मीन्स कि वैसी चीजें जिन्हें बच्चे नहीं देख सकते हैं, उन चीजों को समझाने के बजाय वैसी चीजें जो दैनिक जीवन में उनके सामने होती हैं या डेली लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे सिचुएशंस जो हमेशा उनके सामने उपलब्ध होती हैं, उनके आधार पर ही उनमें समझ का विकास करना चाहिए। साथ ही बच्चों के आसपास का जो प्राकृतिक वातावरण है, उनके प्रति बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए कि बच्चे जिज्ञासु बने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में जानने के लिए। साथ ही उनमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि वो किसी चीज को नए ढंग से किस प्रकार कर सकते हैं। समानता और न्याय, समाज में समानता हो, सभी लोगों को एक समान हम लोग समझे, इक्वलिटी की भावना और किसी के साथ भी अन्याय ना हो, इन सारी चीजों का ज्ञान बच्चों को हमें देना चाहिए। अनुमान करने, मापन करने, अभिकल्प तैयार करने आदि की क्षमता का विकास करने पर बल दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे आगे चलकर मात्रात्मक कौशल का उनमें विकास हो सकेगा। लैंगिक मुद्दों के संबंध में, जैसे कि हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में फर्क किया जाता है, तो इन सारी चीजों के बारे में बच्चों को समझाना चाहिए, उन्हें इसके प्रति जागृत करनी चाहिए। किसी भी काम को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए जिससे कि उनमें यह भावना विकसित हो कि इस काम को सिर्फ लड़के कर सकते हैं और इस काम को सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। साथ ही मानव की गरिमा एवं उसके अधिकारों की समझ और उसका सम्मान करने की भावना का विकास करना चाहिए। यानी एक इंसान की अपनी क्या सीमा होती है, उसके क्या अधिकार हैं, इन सारी चीजों के बारे में उनमें समझ विकसित होनी चाहिए और उन अधिकारों का, उन सीमाओं का, मानव की अपनी गरिमा का सम्मान करने की भावना का भी उनमें विकास करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने ईवीएस पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं और ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्यों के बारे में समझा। अब मैं आप लोगों के सामने जो इस वीडियो का पार्ट है, यानी कि जितने कंटेंट्स ईवीएस बुक के इसमें प्रेजेंट किए गए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर आप सब देख पा रहे होंगे, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। दैट मीन्स के सब थीम है। परिवार और मित्र, भोजन, जानवर या हम चीजें कैसे बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है यहां पर यह पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम
कुछ सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया है, यानी कि इसके कुछ थीम्स जो है वो डिसाइड किए गए हैं और निम्नलिखित में से कौन सा इससे सम्मिलित नहीं है। यानी कि जो थीम्स, जिन थीम्स के बेस्ड पर ईवीएस बुक का निर्माण किया गया है, उनमें से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए जो ऑप्शंस है उनमें से कौन सा ऑप्शन उस थीम्स के अंतर्गत नहीं आता है। पानी, वायु, भोजन या फिर आवास। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यह भी ईवीएस के थीम्स से ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कसावा या जिसे हम टैपियोका भी कहते हैं उसके बारे में पूछा गया है। ये किस राज्य में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया के कुछ स्टेट्स में वहां के क्लाइमेट के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के घर जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वैसे घर या फिर किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। इस तरह के घर किस राज्य में बनाए जाते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें फिर से कहवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं और इसमें भी वही पूछा गया है कि ये किस राज्य के लोकप्रिय है। साथ ही आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस क्वेश्चंस को भी दूसरे ईयर्स में फिर से रिपीट किया गया है। बस क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहता है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस सब का आंसर क्यों नहीं बताया। तो मैंने आंसर इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ से आप लोगों को मैं सिर्फ ये आइडिया देना चाह रहा था कि जो भी चीज आज आप लोग पढ़ने वाले हैं उनसे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना होती है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अच्छे से इसके सारे कंटेंट्स को एक बार समझ लेते हैं तो यकीन मानिए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई गलती किए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सब पूरा देखें और अगर हो सके तो आप इसके नोट्स आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और हैं, इन्हें आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लें पहले, उसके बाद आगे के कंटेंट्स को आप समझें। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 9 क्वेश्चंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, बट इससे और ज्यादा क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने क्वेश्चंस में इस चीज को देखा होगा कि क्वेश्चन थीम्स से रिलेटेड आते हैं। तो दरअसल ईवीएस को 6 थीम्स पर, यानी ईवीएस जो है वो 6 थीम पर बेस्ड है, यानी इन्हीं थीम्स के ऊपर सारे ईवीएस कंटेंट्स को बुक में डाला गया है। और वो थीम्स कौन कौन से हैं? पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, दैट मीन्स परिवार एवं मित्र। इसके कुछ सब थीम्स भी हैं जैसे रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। सेकंड थीम जो है वो इसका है फूड, यानी कि भोजन, यानी बुक्स में ऐसे कंटेंट भी डाले गए हैं जो कि इन सारे चीजों पर बेस्ड हैं। थर्ड थीम है शेल्टर, यानी आवास। फोर्थ वाटर, पानी। फिफ्थ ट्रैवल, यात्रा। और सिक्स्थ थिंग्स वी मेक एंड डू। इन सारे थीम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग हर ईयर पूछे ही जाते हैं, तो आप इन थीम्स को हो सके तो अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि क्लास 3 से लेकर 5 तक का जो ईवीएस है वो इन्हीं सारे थीम्स पर बेस्ड है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग क्लास 3 के कंटेंट्स को देखेंगे। सो क्लास 3 का जो ईवीएस है उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर बात की जाए तो 24 चैप्टर्स हैं, बट क्लास 3 का जो बुक है उसमें सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 हम अलग अलग ना पढ़ के उसके पूरे समरी को एक साथ पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे,
ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं 24 चैप्टर्स में से जिनमें से कंटेंट्स जो है वो नहीं है। दैट मीन्स कि क्लास 3 के बच्चों के लिए ज़्यादातर एक्टिविटीज़ पर जोर दिया गया है। उन्हें कुछ सिखाने के लिए, उन्हें कुछ समझाने के लिए टीचर्स को ये मैसेज दिया गया है, ये निर्देश दिया गया है कि वो बच्चों से एक्टिविटीज़ कराएं और अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में वो अपने ज्ञान को क्रिएट कर सकें। बट फ्रेंड्स, ये जो 24 चैप्टर्स हैं उसका मैंने खुद सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 स्टडी किया है और कोई भी एक ऐसा पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है जिसको यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें कि ईवीएस का जो बुक है वो उस एज के बच्चे को ध्यान में रखकर बनाया गया है, उनके समझ के अनुसार बनाया गया है। सो जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो जो भी आप लोगों ने बुक में पढ़ा है, यानी बुक में जो भी चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं, जो भी नॉलेज वो आप सबको दिया गया है, उसी के अनुसार हमें आंसर करना है। अपने माइंड को वहां पर ज्यादा नहीं चलाना है। आप अपने माइंड को पेडागॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही ईवीएस का जो फैक्ट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो जो बुक में आप लोगों ने पढ़ा है या जो यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं उसी को सही आंसर मानकर और आप वहां पर सॉल्व करेंगे, उसका आंसर देंगे। सो फ्रेंड्स, क्लास 3 के बच्चों के लिए यहाँ पर जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों के लिए, जैसे कि कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है, क्योंकि इस एज के बच्चे जानवरों में अलग अलग प्रकार को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये कीड़े मकोड़े की श्रेणी में आएंगे या पशु पक्षियों की श्रेणी में आएंगे या फिर स्तनधारी की श्रेणी में आएंगे। वो इस एज में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी जानवर हैं उनके लिए सिर्फ एक वर्ड का यूज किया गया है, वो है जानवर शब्द। अब देखिए जिक्सा क्या है। जिक्सा जो है वो एक खेल है जिसमें किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिन्हें आपस में मिलाकर चित्र को पूर्ण किया जाता है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी इस गेम को कभी ना कभी खेला होगा, जहां पर किसी पिक्चर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उन्हें एक साथ मिक्स कर दिया जाता है और हम बारी बारी से सही पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते चले जाते हैं और हमारा पिक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही क्लास 3 के ईवीएस बुक में बच्चों को इस बारे में समझाया गया है कि हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की उनकी पत्तियां जो है वो होती हैं, यानी कि सारे पेड़ पौधे के पत्ते एक समान नहीं होते हैं, उनके अलग रंग हो सकते हैं, उनके अलग शेप्स हो सकते हैं। सो इसी चीज का ज्ञान देते समय एक नाम सामने आता है जो है विष्णु चिंचालकर, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये बहुत ही मशहूर कलाकार हैं जो कि सूखे पत्तों से चित्र बनाया करते थे। और यहाँ पर मैंने आप सबके सामने ये पिक्चर प्रेजेंट किया है जो कि आप देख सकते हैं ये पत्तों से बनाया गया है, यानी पत्तों को इस तरह से सजाया गया है जिससे कि एक चित्र तैयार हो जाता है। साथ ही ईवीएस के बुक में बच्चों के लिए एक वर्ड यूज किया गया है परिवार। तो बच्चों के लिए सबसे पहला परिवार क्या होता है, वो हमारा पहला स्कूल होता है, यानी कि हम जिस परिवार में रहते हैं वहीं से हम सीखना शुरू करते हैं। परिवार के सदस्य जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, इन सबको देखकर हम चीजों को सीखना शुरू करते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि परिवार जो है वो हमारा पहला स्कूल होता है। साथ ही इसमें चूहों के बारे में कहा गया है कि चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु उनमें सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। आप सबने भी अपने घर में देखा होगा कि चूहे जो है वो थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुककर और अपने मुंह का इस्तेमाल
खाने पीने के सामानों को सूंघने के लिए करते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस बात पर भी जोर दिया गया है कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। नवजात शिशु की अगर हम बात करें तो नवजात शिशु जन्म से 4 माह तक सिर्फ मां के दूध पर ही निर्भर रहता है। वो और किसी प्रकार का भोजन या खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ नहीं लेता है, बल्कि वो सिर्फ 4 माह की उम्र तक मां के दूध पर ही निर्भर रहता है। लिंग हु फेन, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ये एक वर्ड है जो कि हांगकांग में इस्तेमाल किया जाता है। हांगकांग में प्रयोग होने वाला ये एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सांप खाना। जैसे कि हम भोजन करते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ठीक उसी तरह से सांप खाने को हम लिंगहू फेन वर्ड से डिनोट करते हैं। वो कहाँ? हांगकांग में। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर मछली को बनाने के लिए अलग अलग तरह के तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर मछली मुख्य तौर से सरसों के तेल में बनाया जाता है और खाया जाता है। वहीं अगर हम समुद्री इलाके जैसे कि गोवा, केरल की बात करें तो वहां पर नारियल के तेल में मछली जो है वो बनाई जाती है और उसे खाया जाता है। वहीं केरल में नारियल का जो पेड़ है वो लोगों के घर के आंगन में उगाया जाता है। अभी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में टैपियोका का नाम सुना था, तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है कि टैपियोका जो है वो केरल में, याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है? केरल में। और ये जमीन के अंदर उगने वाला या तो फल है या फिर ये एक सब्जी है। वैसे व्यक्ति जो सुन और बोल नहीं सकते हैं उनके लिए होठ पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी लिपसिंग। हम लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कि लिपसिंग के थ्रू जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो दूसरों के लिप्स को पढ़ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि सामने वाला कौन से वर्ड को बोल रहा है। वहीं एक ऐसा पक्षी है जो कि पत्तों को सीलकर अपना घर बनाती है, और वो पक्षी कौन सी है? तो वो है स्पैरो, यानी कि गौरैया। यहां पर मैने के बारे में कहा गया है। मैना एक पक्षी है जिसको आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसकी खासियत क्या है कि ये अपनी गर्दन को एक झटके में आगे पीछे कर सकती है। इससे भी कई बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा चुके हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को एक झटके से आगे पीछे कर सकता है। तो वहां पर आंसर होगा मैना। उल्लू की खासियत क्या है? उल्लू अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा सकता है, यानी कि वो पूरी तरह से अपने गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ सकता है। तो मैना और उल्लू में ये डिफरेंस है। क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एक होता है झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करना और दूसरा है गर्दन को पीछे तक घुमा लेना। वहां पर आपको ये याद रखना है कि मैना की खासियत क्या है कि वो अपने गर्दन को आगे पीछे एक झटके से कर सकती है, वहीं उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। विभिन्न तरह के खाने पकाने के तरीके होते हैं, जैसे कि हम खाना को भूनकर पका सकते हैं, उबाल कर पका सकते हैं, तल कर पका सकते हैं और सेक कर पका सकते हैं। यहाँ पर ब्रेल लिपि की बात की गई है। ब्रेल लिपि क्या होता है? तो ब्रेल लिपि जो है उस पर कागज, मोटे कागज पर 6 बिंदु उभरे हुए होते हैं, जिनका इस्तेमाल वैसे व्यक्ति जो देख नहीं सकते हैं उन बिंदुओं को छूकर ये महसूस कर सकते हैं कि कागज पर कौन सा लेटर यानी कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। और इस ब्रेल लिपि की खोज किन्होंने की थी? लुइस ब्रेल ने की थी, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। तो कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। लुइस ब्रेल का जन्म जो है वो 1809 ईस्वी में हुआ था, यानी 1809 में
फ्रांस में हुआ था इनका जन्म। जब ये 3 साल के थे तब खेलने के दौरान इनके आंखों में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चुभ गया था, जिसके वजह से इनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई। और उस समय इस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं होते थे जिससे कि उनकी आंखों को बचाया जा सके। तब इन्होंने अपनी इस कमी को दूर करने के लिए, यानी कि पूरा करने के लिए, इनमें पढ़ने लिखने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी। ये भी पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन बचपन में ऐसी घटना घटने के बाद इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। तो उस चीज को, अपने शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने एक ऐसी तकनीक का विकास किया जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। और इसमें याद रखिएगा, क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि ब्रेल लिपि में कितनी बिंदुएं होती हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि इसमें 6 बिंदु होते हैं। देखिए, हमारे कंट्री में जहां पर कि कहा गया है कि इंडिया जो है वो गांवों का देश है, तो हम लोग बचपन में भी कुछ ऐसे खेल खेला करते थे जिसे हम स्थानीय खेल भी कह सकते हैं। तो एक स्थानीय खेल है जिसका नाम है स्टापू। स्टापू जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, स्टापू में एक ठिप्पी होती है जिसे हम अलग अलग खानों में फेंकते हैं। तो ठिप्पी का संबंध किस खेल से है? स्टापू नाम के स्थानीय खेल से है। तो इस तरह के कुछ और भी स्थानीय खेल हैं, जैसे कि स्टापू, पिट्ठू, अष्टाचंगाप्पे, गिट्टे इत्यादि। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा नाम किसी स्थानीय खेल का है, और बहुत सारे अलग नाम दिए जाएंगे, इनमें से किसी का नाम भी आ सकता है। तो इन सारे खेलों के नाम को आप याद कर लेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देख रहे थे, और मैंने बताया कि अलग अलग रीजन्स में वहां के क्लाइमेट के अनुसार कुछ विशेष तरह के घर जो है वो बनाए जाते हैं। तो अगर हम असम की बात करें तो वहां पर बारिश जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और इसे मजबूत बांस के खंभे पर बनाते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी की बनी हुई होती है। ऊंचाई इसलिए रखा जाता है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती रहती है और वहां की जो जमीन है वो ज्यादातर समय गीली ही रहती है। इस वजह से ऊंचे ऊंचे खंभों पर घर जो है वो बनाया जाता है। वहीं अगर हम मनाली की बात करें, जो कि एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत होती है और साथ ही साथ यहाँ पर बर्फ भी पड़ती है। तो इस वजह से ठंड से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए यहाँ के मकान पत्थर या फिर लकड़ी के बने होते हैं। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में, जैसा कि हम सब जानते हैं, गर्मी जो है वो बहुत अधिक पड़ती है। तो यहाँ के घर किस प्रकार के होंगे? यहाँ की घरें मिट्टी की बनी होती हैं तथा घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि सन की जो हीट है उसको वो रिफ्लेक्ट कर सके, यानी अंदर का जो उसका टेम्परेचर है वो कम रहे। यहाँ के घरों की छतों की अगर बात की जाए तो यहाँ के घर के जो छत हैं उन पर कटीली झाड़ियां जो है वो बनी होती हैं। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। यहां से आप इसको पढ़ने के बाद उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। वहीं राजस्थान की बात करें, क्योंकि वहां पर बारिश जो है वो ना के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, अपने घर के आंगनों में एक गड्ढा बना देते हैं और उसे पक्का कर देते हैं, यानी कि सीमेंटेड कर देते हैं। और उस गड्ढे को, जिसे सीमेंटेड किया गया है, पक्का बनाया गया है, उसे टाका कहते हैं। क्या कहते हैं? टाका कहते हैं, जिसमें कि बारिश का पानी इकट्ठा होता है। वहीं अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहां के जो लोग हैं, जिसे हम चाय भी और कहवा भी कह सकते हैं, वहां के लोग इसे बहुत ही चाव से पीते हैं। उनमें वो इलायची डालते हैं और बादाम डालकर उसे पीते हैं। तो कहवा, या फिर उसे हम
चाय कहते हैं। इसे कहाँ पिया जाता है? कश्मीर में। चाय तो ऑल ओवर इंडिया पिया जाता है, बट अगर क्वेश्चन कश्मीर से रिलेटेड पूछा जाएगा तो वहां पर कहवा वर्ड का यूज किया जाएगा। तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। वहीं कश्मीर की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे डल झील के नाम से जाना जाता है, डल लेक के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। सो स्टूडेंट्स या फिर मेरे फ्रेंड्स, ये था क्लास 3 का ईवीएस और उसका समरी। अब इसे पढ़ने के बाद आपको करना ये है कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने पहले आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए थे, अब आप उनका आंसर देने की कोशिश कीजिए। और मुझे यकीन है कि आप सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल सही सही जवाब देंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे आप सबके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है, हालांकि ये आपके बहुत काम का वीडियो है अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैप्टर का यानी क्लास 3 के सारे चैप्टर्स का कंटेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसे यहाँ पर छोड़ा गया हो। सो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।